मित्रांनो, कालपासून संपूर्ण भारतामध्ये नवीन कायदे लागू झालेले आहेत। 1 जुलै 2024 पासून आता सगळं वातावरण बदललेलं आहे आणि या कायद्याचं काय स्वरूप आहे काय नाही ते जाणून घेण्यासाठी आज मी अमरावती जिल्हा न्यायालयामध्ये आलेली आहे। तर प्रत्यक्षामध्ये आपण वकिलांकडूनच जाणून घेणार आहे की काय या कायद्याचं स्वरूप आहे। नमस्ते सर। कालपासून जे कायदे लागू झालेले आहेत तर त्याचं स्वरूप काय आहे? आज तक जो है कि 1860 से अंग्रेज़ों के ज़माने से जो पिछले 160 साल से जो 3 कायदे अपने हिंदुस्तान में चल रहे थे, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तीनों कायदों के जो है नाम जो है बदल दिए गए हैं। नाम बदलने के साथ साथ इसमें बहुत सारे नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं। कुछ सेक्शंस जो है उसमें से डिलीट किए गए हैं और बहुत सारे सेक्शंस के अंदर में जो है बहुत सारी जो है अलग अलग जो है प्रकार की जो बातें जो है ऐड की गई है। तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो ये तीनों भी जो पुराने जो कायदे थे उसका पूरा के पूरा स्वरूप जो है वो बदल दिया गया है। सर, हे जे नवीन कायदे आहे तर याचा सामान्य जनतेला काय फायदा होणार आहे? सामान्य जनता को इन कायदों से कुछ फ़ायदे भी है, नुकसान तो नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि अभी ये कायदे जो है अस्तित्व में आए हैं। जैसे जैसे इन कायदों का उपयोग होगा उस प्रकार से जो है हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये जनता के लिए फ़ायदे के है या नहीं है अभी। लेकिन ओवरऑल अगर हम तीनों कायदों का अगर अध्ययन करें तो उसमें से एक चीज़ ये समझ में आती है कि इन 3 कायदों के माध्यम से पुलिस मशीनरी जो है या पुलिस विभाग जो है उनके अधिकार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी उदाहरणार्थ अगर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं मैं तो अपने महाराष्ट्र में एक मोका करके कायदा है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और एक दूसरा सेंट्रल लेवल पे कायदा है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसको हम UAPA कहते हैं। अब अगर ये 2 कायदों के अंदर में किसी आरोपी के खिलाफ में अगर कार्रवाई करना है तो ये दोनों पहले से स्पेशल एक्ट है, तो इन दोनों कायदों में कार्रवाई करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। सैंक्शंस जो है सीनियर अथॉरिटीज़ का लेना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन रहता है, तो बहुत बार ऐसी कार्रवाई जो है लोकल लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो कर नहीं पाते हैं। अब इन नए कायदों की वजह से जो अभी इंडियन पिनल कोड की जगह पे जो कायदा आया है तो मोका का जो ऑर्गेनाइज क्राइम का जो गुनाह है वो इसके अंदर में कवर कर लिया हुआ है। उसी प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती थी जिसको हम UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत कवर करते थे, वो कायदे भी अब जो है ये नए कायदे के माध्यम से जो है वो कवर होने वाली है। दूसरा, जैसे कि अभी जैसा नीट का हम लोग देख रहे हैं कि नीट की एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हो गया है या बहुत सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक होने के लिए कोई स्पेशल ऐसा कोई लॉ नहीं था और कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था, लेकिन पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके संदर्भ में भी जो है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम इसमें कवर हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम का एक PT ऑर्गेनाइज क्राइम करके एक सेक्शन डाला हुआ है, उसके अंदर में जैसे पेपर लीक होते हैं उसको कवर किया हुआ है। दूसरा, अभी जैसे जैसे IPL की मैचेस होती है या इंडियन क्रिकेट में वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो उस पर जो बेटिंग होती है वो बेटिंग के लिए कोई नया लॉ नहीं था, कोई स्पेशल लॉ नहीं था। तो अभी जो बेटिंग हो रही है उसमें क्रिकेट सट्टा तो नहीं बोला, लेकिन बेटिंग और गैम्बलिंग जिस तरीके से होती है उसको भी जो है PT ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर में कवर किया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। दूसरा, एक सबसे महत्व का जो, अब अगर हम आरोपी के दृष्टिकोण से देखें तो आरोपियों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी बात यह है कि एक नियम ऐसा आया हुआ है कि पहले जो है अगर किसी आरोपी का PCR हमको लेना होता था, पुलिस वालों को पुलिस कस्टडी लेनी होती थी, तो जिस दिन वो आरोपी अरेस्ट होता था उस दिन से पहले 15 दिन के अंदर में उसकी पुलिस कस्टडी पुलिस वालों को लेना पड़ता था। 16वें दिन के बाद में पुलिस को अधिकार नहीं था कि वो पुलिस कस्टडी आरोपी की संबंधित न्यायालय से मांग सके। लेकिन अब नए कायदे के अनुसार कस्टडी जो है कोर्ट 15 दिन की दे सकता है, लेकिन जिन गुनों में 10 साल तक की सज़ा है उसमें 40 दिन तक पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है वो 15 दिन के लिए, और जिनमें 10 साल के ऊपर की सज़ा, फॉर एग्जांपल मर्डर केस है, तो ऐसे गुनों में 70 दिन तक पुलिस वालों को अधिकार रहेगा कि वो आरोपी की कस्टडी 15 दिन तक मांग सके। उसके पीछे का कारण ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कोई आरोपी मर्डर का आरोपी है और पुराने लॉ के हिसाब से 15 दिन की कस्टडी उसको मिलती है, आरोपी अरेस्ट होता है
आरोपी मान लो बीमार है, दवाखाने में जाके भर्ती हो गया, 12 दिन तक दवाखाने में भर्ती रहा अगर वो, तो पुलिस वालों को सिर्फ 3 दिन मिलते थे पीसीआर के लिए। Yes, yes. अब वो चीज़ों का हर्डल जो था वो इस कायदे में निकल गया है। अगर मान लो 12 दिन तक वो दवाखाने में भर्ती भी रहता है मान लो आरोपी, तो पुलिस वालों के पास में 70 दिन का टाइम है अभी। वो 70 दिन के अंदर में पुलिस वाले 15 दिन का पीसीआर जो है वो मांग सकते हैं। इस प्रकार से जो है पुलिस वालों को बहुत सारे नए नए अधिकार दिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ गया है। इस कायदे में एक चीज़ पे और जोर दिया गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो चीज़ें हो रही है। जैसे अभी जो सीजर पंचनामा होता है, स्पॉट पंचनामा पुलिस वाले करते हैं, तो उन लोगों को ये बंधन कारक कर दिया गया है कि उसका जो आप वीडियो शूटिंग करेंगे, मोबाइल से आप वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। अगर न्यायालय की अगर हम बात करें तो न्यायालय के लिए बहुत अच्छी बातें ऐसी है कि मान लो किसी आरोपी को या किसी व्यक्ति को सम्मन्स भेजना है, जमानती वारंट भेजना है या कोई नोटिस भेजना है, तो अब मोबाइल के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से जो है उसको जो है लीगलाइज अप कर दिया गया है। तो इन सब बातों की वजह से जो है अच्छी चीज़ें तो है ही उसमें, और न्यायालयीन काम को जो है गति भी मिलने वाली है। दूसरा इसमें चेंजेस ऐसे आए कि बहुत सारे जो जजेस लोगों के जो पावर्स थे इन रिस्पेक्ट ऑफ द पनिशमेंट एंड फाइन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। जैसे पहले एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, प्रथम श्रेणी वर्ग न्यायाधीश स्तर के जो न्यायालयीन जो अधिकारी होते थे, उनको 10,000 रुपये तक का दंड करने का अधिकार था, लेकिन अब इस नए कायदे के हिसाब से उनको जो है 50,000 रुपये तक का जो दंड करने का अधिकार दिया हुआ है। अगर हम महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो महिलाओं के लिए भी जो है इस कायदे के अंदर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई हुई है। जैसे कि मान लो कोई महिला गैंग रेप की पीड़ित है या कोई बच्ची है 12 साल के उम्र की, अगर उसके ऊपर में बलात्कार होता है, तो ऐसे गुनों के अंदर में जो एंटीसिपेटरी बेल होती थी, जिसको हम अटक पूर्व जमानत बोलते हैं, उसका प्रावधान जो है वो ख़त्म कर दिया गया हुआ है। उसी प्रकार से विक्टिम जो होता था, जो पीड़ित व्यक्ति होता था, उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उसको ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन का स्टेज क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या किया है पुलिस वालों ने, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो चार्जशीट दाखिल होती है, ये सारी की सारी जानकारी अब विक्टिम को समय समय पर बताना जो है पुलिस वालों को बंधनकारक कर दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन इस लॉ में हिट एंड रन का जो था, हिट एंड रन के बारे में जो प्रावधान था, वो उस प्रावधान को जो नोटिफिकेशन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो दिया था इस कायदे को 1 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए, तो तीनों भी जो नए कायदे जो हैं वो 1 जुलाई 2024 से जो है अमल में आ चुके हैं। लेकिन हिट एंड रन वाला जो सेक्शन था उसको नोटिफिकेशन अभी दिया नहीं गया है। तो इस प्रकार से अगर हम कायदे के दृष्टिकोण से देखें तो हिट एंड रन वाला जो कायदा है वो अभी अमल में आने का है। और जो 301 और 302 है उसके बारे में क्या प्रावधान है? 302 का जो है, जो मर्डर का जो डेफिनेशन था, अभी उसको नए कायदे में 103 सेक्शन में जो है समाहित किया गया है। और 302 हम 103 की बात करते हैं तो 103 को जो है बड़ा विस्तृत तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। जैसा कि अभी हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं समाज में, हमारे राज्य में बहुत जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। तो मॉब लिंचिंग का जो कायदा था उसके लिए कोई स्पेशल कोई एक्ट था नहीं। तो अब इस नए कायदे के हिसाब से अगर ग्रुप ऑफ पर्सन, 5 लोग या 5 लोगों से ज़्यादा लोग मिलकर अगर किसी व्यक्ति की हत्या इस कारण से करते हैं कि वो व्यक्ति किसी दूसरी जात का है, किसी दूसरे धर्म का है, किसी दूसरी भाषा का है, किसी दूसरे राज्य का रहने वाला है, या किसी दूसरे धार्मिक भावनाओं में विश्वास रखने वाला है, अगर इन कारणों की वजह से 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो उनको फांसी की सज़ा और 20 साल का जो है कारावास, इस प्रकार के जो है प्रावधान इस नए कायदे के अंदर में लाए गए हैं। मेरे साथ है एडवोकेट रजनी पछेल। चलिए जानते हैं उनसे कि नए कानून को लेकर उनकी क्या धारणाएं हैं। जैसे नए कानून आए हैं, अभी जैसे जैसे अप्लाई होंगे वैसे वैसे हमको भी जानकारी होंगी इसमें क्या है क्या नहीं, कैसा डेवलपमेंट हुआ है, कैसा क्या नहीं हुआ है। वैसे तो सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि अच्छे डेवलपमेंट आए हैं। न्यू जो ऑफेंसेस है वो भी ऐड हुए हैं और जो है कुछ निकले भी है, कुछ ऐड भी हुए हैं। अब जैसे हम प्रोसीजर में आएंगे फिर तब हमें पता चलेगा प्रॉपरली क्या है और कैसा है करके। अभी तो कल से ही ये लागू हुआ है। अब जैसे जैसे हमारे वर्किंग में आएगा वैसे वैसे हम
प्रॉपरली बता पाएंगे Properly बता ऐसा। पाएंगे। हाँ, आज तो सेकंड डे ही है तो कैसा नहीं प्रॉपरली बोल सकेंगे। जैसे पुराने वाले कानून में कि हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये सही है, अब ये ऐसा है, अब ये जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे वैसे हमको समझ में आएगा भाई कैसा है क्या है करके, और जनता को भी समझ में आएगा। आता विषय असा होतो की हा जो अतिरिक्त भार जो आहे वकिलांवर, न्यायाधीशांवर, पोलिसांवर हा अतिरिक्त भार पडणार आहे. कारण की पोलिसांना, न्यायाधीशांना आणि वकिलांना दोन्ही कायदे वाचावं लागणार आहे. दोन्ही कायदे वाचण्यामागचा उद्देश काय की जुन्या केसेस जुन्या कायद्यानुसार त्या तर वाचलेल्या आहेत म्हणा, कायदे विशेष नाही आहे, परंतु नवीन केसेस ज्या नवीन कायद्यानुसार चालतील तेव्हा त्याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. तसंच जुन्या कायद्याचा पण ज्ञान ठेवावं लागणार आहे. कारण की ज्या केसेस सध्या स्थितीत चालू आहे त्या केसेस बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात आहे. तर हजारोच्या घरातली संख्या असेल. लाखोच्या घरात त्याच हां, आहेत हां. आणि नवीन केसेस ज्या वेळेला येतील त्याचा नव्यानं अभ्यास करून त्या करावा लागतील. बरं, या नवीन कायद्यामध्ये पोलिसांना मोठ्या प्रमाणामध्ये अधिकार दिलेले आहे अशा पद्धतीची माहिती आहे, याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? असं आमच्या ऐकण्यात आलेलं आहे. परंतु कायदे जोपर्यंत वाचल्या जात नाही किंवा त्याचा उहापोह होत नाही किंवा अशा प्रत्येक केसेस चालून आपण त्याला सुप्रीम कोर्ट म्हणतो की ज्याला जो कायद्याची परिभाषा करतो, जो कायद्यामधले काही उणीवा कमतरता असतील तर ते भरून काढण्याचे अधिकार सुप्रीम कोर्टाला राहतात. तर त्यावेळेला कायद्याबद्दलची विशेष आवश्यकता म्हणा किंवा विशेष कमतरता म्हणा किंवा अजून काही उणीवा म्हणा या सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या केसेसच्या द्वारे भरून निघतील. बरं सर, तुम्ही अनेक वर्षापासून प्रॅक्टिस करत आहात, तर तुम्हाला कधी असं वाटलं का की जुन्या कायद्यांना कुठेतरी बदलणं आवश्यक आहे म्हणून ॲज अ लॉयर? बघा, जुने कायदे 150 वर्ष जुने झालेले होते आणि तरीही आज पण त्या कायद्यानुसार कामकाज चालत आलेलं होतं. प्रत्येक वर्षागणिक किंवा आवश्यकतेनुसार कायद्यांमध्ये बदल करणं आवश्यक राहते. जसं आपल्या भारताचं संविधान पण आहे, 100च्या वरती त्याच्यामध्ये संशोधन झालेले आहेत, अमेंडमेंट आणण्यात आलेले आहेत. परंतु जसं संविधान बदलण्याची आवश्यकता नाही तसं कायद्यामध्ये अमेंडमेंट आणून हे कायदे सुधारता येऊ शकले असते असं माझं वैयक्तिक मत आहे. परंतु संसदेत कायदे जे पास झालेले आहेत त्या संसदेच्या भावनेला आम्ही दुखावू शकत नाही. माझ्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट नासिर शहा, यांच्याकडून जाणून घेणार आहे की कालच जे कायदे लागू झालेले आहेत त्याबद्दल यांचं काय म्हणणं आहे? भारताच्या पार्लिमेंटने नवीन फौजदारी कायदे आणि साक्ष पुरावा कायदा आणलेला आहे. कालपासून त्याची अंमलबजावणी देशामध्ये सुरू झालेली आहे. तर त्याचं वाचन न्यायपालिका, वकील सर्व लोक करत आहेत. पण प्राथमिकदृष्ट्या जो भारतीय दंडसंहिता आहे त्याच्यामध्ये झालेले बदल पाहता कायद्यामध्ये कुठलाही गुन्हा झाला तर त्याची जी शिक्षा होती त्यामध्ये जे दिलेले फाईन्स होते ते खूप वाढवण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे कायद्यामध्ये बदल करत असताना एक प्रॅक्टिकल व्ह्यू हा लक्षात घेण्यात आला नाही असं वाटतं. त्याचप्रमाणे CRPC जी आहे फौजदारी प्रक्रिया संहिता त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सेसमध्ये जे बदल करण्यात आलेले आहेत त्यामुळे कुठंतरी प्रक्रियेमध्ये पुरावे वाचताना किंवा पुराव्याबद्दल साक्ष नोंदविताना खूप काही अडचणी येऊ शकतात. निर्दोष लोकांना त्यामध्ये शिक्षासुद्धा होऊ शकते. कारण की जे एडिटिंग जे आलेलं आहे एडिटिंगमध्ये त्यामध्ये छेडछाड करता येतं. पूर्वीचे कायदे असे होते ज्यामध्ये आपल्याला सॉफ्टवेअर इंजिनियर आणि 65B सारखे ऑप्शन्स होते ते आपल्याला सिद्ध करावं लागत असतं. कुठल्याही मीडिया किंवा कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सच्या भरोशावर कोणालाही शिक्षा देता येत नव्हती. पण आता ते होऊ शकेल. त्यामुळे हे जे कायदे आहे यामध्ये खरोखर संशोधन व्यवस्थितरित्या झालेलं नाही. यात योग्य संशोधन व्हायला पाहिजे होतं. त्यामुळे कुठेतरी या कायद्यामध्ये उणीव आहे असं मला वाटतं. बरं, आता खुनाच्या गुन्ह्याबद्दलची काय तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली? तरतुदीमध्ये फरक झालेला नाही आहे. फक्त जे कायद्याचे अनुक्रमांक होते ते थोडे बदललेले आहे. त्यामध्ये जास्त काही फरक झालेला नाही आहे. पण बाकीचे जे गुन्हे आहेत त्यामध्ये शिक्षा जी द्रव्य स्वरूपी जी शिक्षा होती फाईन्स ते खूप वाढवण्यात आलेले आहे. बरं, अजून काही नवीन अशा गोष्टी याच्यामध्ये ॲड केलेल्या आहे की ज्या नोटिसेबल आहेत? याच्यामध्ये जो इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सचा जो कायदा होता त्यामध्ये जुना जो भारतीय साक्ष पुरावा होता त्यामध्ये 65B होतं. आता त्या 65B प्रमाणे आपल्याला कुठलाही इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सची साक्ष नोंदवत असताना खूप काही प्रिकॉशन्स घ्यावं लागत होते. इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेअर इंजिनियर, त्याला रेकॉर्ड्स करणारे, ह्या सगळ्या गोष्टी पाहाव्या लागत होत्या. परंतु आता जो नवीन कायदा आलेला आहे त्याच्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी गाळ करण्यात आलेल्या आहेत.
त्यामुळे त्या इलेक्ट्रॉनिक्स एव्हिडन्सचा गैरफायदासुद्धा होऊ शकतो असं दिसतं. बरं, जुन्या केसेस जुन्या कायद्याप्रमाणे आणि नवीन केसेस नवीन कायद्याप्रमाणे जेव्हा होतील तर या संदर्भात आपलं काय म्हणणं? तर ज्या केसेस प्रलंबित आहेत, जर आपण फौजदारी प्रकरणं घेतले तर त्या केसेस त्याच कायद्याप्रमाणे चालवाव्या लागतील जोपर्यंत त्या डिस्पोजल होणार नाही. आणि जे नवीन गुन्हे दाखल होतील त्यामध्ये जे दोषारोपपत्र नवीन गुन्ह्याप्रमाणे होईल त्या सर्व केसेसला नवीन कायदा लागू होईल. त्यामुळे थोडीशी उचंबल होणारच आहे जुन्या केसेस आणि नवीन केसेसमध्ये, आणि त्याचं ट्रेनिंगसुद्धा चालू आहे. बहुतेक येणाऱ्या 5-6 महिन्यामध्ये ते सगळं व्यवस्थित होईल. पण संशोधन जोपर्यंत त्याचे परिणाम लोकांना कळून येणार नाही तोपर्यंत त्याच्यात संशोधनाकरिता कुठलीही काही वाव सध्या दिसत नाही. पण पुढे त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट्ससुद्धा होऊ शकतात. तर त्या कायद्याचा किती प्रभाव पडतो हे ते आता पुढील 6 महिन्यात माहीत पडेल. परिवर्तन तो नियम है, लेकिन जिस हिसाब से जो अंग्रेज़ों के टाइम से कायदे चालू थे वो कायदों में आमूल परिवर्तन जिसको बोलेंगे वो किया गया. उसमें तकलीफ अभी इतनी है कि ऐसा ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर सेक्शंस वही रख करके उसमें ऐड किया जाता या कम किया जाता तो थोड़ी और ज़्यादा सहूलत होती थी. इसमें जो कायदों में हर चीज़ को बदल दिए, सेक्शंस बदल दिए. सेक्शंस बदलने से सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अब वो नए सेक्शंस में काम करने के लिए एक नए से तैयारी करना पड़ेगा. अब जिन लोगों की वकीलों की प्रैक्टिस 20-25 साल की हो गई उनके लिए एक तकलीफ है कि अब 10-15 साल और जो प्रैक्टिस करना है वो नए कानून से करना है. और नए बच्चों के लिए ठीक है, नए जूनियर्स के लिए नए से सब, लेकिन और उसमें भी ऐसा है कि अब ये केसेस कब तक पुराने कायदों से चलेंगे, जो पुराने केसेस है तब तक दोनों कायदों पर काम करना वकीलों की मजबूरी है. हाँ. नए कायदे में नए केसेस जो 1 जुलाई के बाद आएंगे उस पर नए केसेस से काम करना, नए सेक्शन से काम करना, नए तरीके से काम करना. एविडेंस में भी बदल है, साक्ष्य अधिनियम जो लाए, तो वो एक तकलीफ का अभी सबब है जो शायद 2-4 साल तो ये न्याय प्रक्रिया में वो तकलीफ देगा हर चीज़ को. अभी ये जो नया कानून है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट को ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, तो उसके बारे में आप नहीं, राइट्स तो एक्चुअली कैसा है कि पुराने के भी कायदे में पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत राइट्स थे, बहुत पावर्स थे. वो लेकिन क्या होता कि सामाजिक जब परिवेश में हम काम करते तो हम कई बार हम पूरे राइट्स नहीं यूज़ कर सकते. उनको राइट्स दिए गए तो उनको रेस्ट्रिक्ट भी किया गया है, उनके ऊपर जवाबदारियाँ भी बढ़ाई गई है. उनको अधिकार दिए गए तो उनकी जवाबदारी भी बढ़ेगी. जहाँ तक मुझे मालूम है कि बहुत सारी जवाबदारियाँ अरेस्ट के बारे में, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, लेडीज़ को, बच्चों को, तो बहुत सारे परिवर्तन उसमें रेस्ट्रिक्शंस पुलिस को भी दिए गए हैं कि आप इतना आपको करना ही है. तो ज़रूरी नहीं है, पुलिस के अधिकार पहले भी बहुत थे. अब सामाजिक परिवर्तन की वजह से या सामाजिक अवेयरनेस बोलिए या नेगेटिव अवेयरनेस बोलिए, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है उसको, कि ज़रूरी नहीं है कि उनके अधिकार है तो वो जुल्म ही करेंगे. उनको रेस्ट्रिक्ट भी किया गया है कायदे में कि आप ये काम इतने दिन में कीजिए, ये काम इस तरीके से कीजिए. तो इतना कोई ज़्यादा, क्योंकि कानून बनाने वाले भी सारी चीज़ें सोच के ही बनाते. ये तो अपनी सोच है. समाज में कई लोग ऐसा सोचते कि उनको अधिकार दिए तो बहुत जुल्म होंगे, ऐसा नहीं है. उनको अधिकार जितने हैं उतने रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. तो इतना कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है उससे. क्यों सर, आप देखिए आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सरकार को ऐसे क्यों लगता होगा कि ये कानून में बदलाव लाना ज़रूरी होगा? देखिए, आप इसके दो जवाब हैं. कानून तो बहुत पुराना है, इसके दो जवाब ब्रिटिश कानून हैं. है. हाँ आप अगर वकील की हैसियत से पूछते हैं तो अलग जवाब है, जी. राजनीति की हैसियत से पूछते हैं तो अलग जवाब नहीं है. जी, हम तो वकील के हिस्से से ही पूछेंगे आपसे. वकील की हैसियत से पूछने के अब उनको क्या लगा ये तो पता नहीं, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन जितने कायदे अंग्रेज़ों के बनाए के बाद आए हुए वो कायदे कहीं ना कहीं एक तरफा फेवरेबल हुए हैं कायदे. अब ये नए कायदे आगे चल के क्या अपना रुख बताते हैं, क्या इसमें काम होता है, क्योंकि जो सालों से जजमेंट्स हुए हैं जिसका हम रेफरेंस देकर के कोर्ट को कन्विंस करते थे, या कोर्ट ने अभी तक भी, आप एक चीज़ बहुत बड़ी है उसमें कि अभी तक भी टेक्स्ट जो कायदा है, जो मेन कायदा है, उसमें अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने बहुत सारे बदल किए. मतलब वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसा भी बोल सकते कि उसमें जब नीचे की कोर्ट में कुछ होता
वहाँ से ऊपर हाई कोर्ट जाते हैं, माननीय हाई कोर्ट के सामने जाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर बदल हुए हैं और वही चलन में आने लग गई थी वो चीज़ें कि भाई अभी ये टेक्स्ट में ये बदल है, मेन कायदे में ये बदल है, तो ये थोड़ा सा बदल यहाँ पर हुआ है। लेकिन अब वो टोटल डिमोलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और एक नए से नई शुरुआत करना हो जाएगी। सर, ये जो नया कानून बना है इसमें से सबसे अच्छी नोटिसेबल चीज़ एज ए लॉयर आपको क्या लगी? नहीं, अभी तो कायदे की पूरी स्टडी करना बाकी है। उसको तो बहुत टाइम लगेगा। अभी उसको टाइम लगेगा क्योंकि क्या होता है, जैसी जैसी चीज़ें आपके सामने आती है, जैसा जैसा काम आपके सामने आता है, वैसी वैसी आपकी तैयारी होती है। इसलिए नोटिसेबल अभी बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि उसमें ये अच्छा है ये बुरा है, थोड़ा वक्त देने दीजिए। मतलब वकीलों के लिए भी अभी ये स्टडी का एक नया चैलेंज आ सवाल गया ये है। मैंने पहले ही बताया आपको कि जिनके सीनियर हो गए, जिनकी प्रैक्टिस 20-25 साल की होगी, उनके लिए अब क्या बचे, 10-15 साल और बचे हैं प्रैक्टिस। लेकिन वो 10-15 साल अब नए कायदे से निभाना है। नए बच्चों के लिए तो ये बात मैंने पहले ही बताया कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अभी अपनी इतनी जल्दबाजी होंगी बोलना। मुझे बताइए कि ये नए कानून में लेडीज़ के लिए कुछ खास ये है? नहीं, लेडीज़ के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शंस है नए, और कुछ नए अमेंडमेंट भी, मतलब नए सेक्शंस भी ऐड किया है, नए परिभाषाओं के साथ ऐड हुआ है जो लेडीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। और वो अच्छी बात है क्योंकि आज के समाज की ज़रूरत है। और परिवर्तन समाज, देखिए आप, कायदे में परिवर्तन होता रहा है और समाज जैसा जैसा बदला, समाज की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आई, वैसा वैसा कायदों में अमेंडमेंट हुए हैं, कायदे बदले हैं। जैसा पहले 498A नहीं था, जब वो लगा कि भाई लेडीज़ पर ये अत्याचार हो रहे तो कायदे में वो भी बदल किया गया, 498 को A जोड़ करके 498A बनाया गया। उसके बाद 125 था मेंटेनेंस का, उसको, उसमें भी बहुत सारे बदल हुए। तो बदल तो ये कानून में होते ही रहे हैं और जैसा जैसा समाज अपने आप को बदलता है वैसा वैसा कायदे भी बदलते चलते हैं। लेकिन अब तक का जो कानून बदला है उसमें से मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बदलाव है। नहीं, ये बड़ा बदलाव बोलते, ये आमूल बदलाव है, ये पूरा ही बदल गया। पूरे बदल गया। ये ऐसा अमेंडमेंट होना या उसको थोड़ा चेंज करना वो अलग चीज़ थी, लेकिन ये पूरी तरह से बदला। इसीलिए मैं बताया कि अभी जल्दबाजी होंगी उसके बारे में बोलना कि भाई, क्योंकि 3 कायदे बदले हैं और 3 कायदे पूरी तरह से बदले हैं। तो जब तक वो थोड़ा वक्त नहीं जाता तो वो हम लोग भी उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। मेरे साथ है एडवोकेट ओजस्विता शर्मा। जानते हैं इनसे कि जो नए कानून बने हैं उसके बारे में इनकी क्या जानकारी है? पहले जो आईपीसी बोला जाए या सीआरपीसी बोलो या एविडेंस एक्ट, वो थे बनाए हुए ब्रिटिशर्स ने। नाउ आफ्टर 1860 के बाद में अब एक रिवोल्यूशन आया है हमारे क्रिमिनोलॉजी में, जो कि हम अब 2024 में जाकर, यानी बनकर तैयार हुआ 2023 में, मगर इम्प्लीमेंट हो रहा है 2024 से, जो कि एक फिलोसॉफिकली अगर हम देखा जाए तो BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले था इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो दंड जो था दैट इज मीन्स पनिशमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन आज की सोच में, आज की फिलोसॉफी क्या बोल रही है कि हम दंड न देते हुए हम क्या करेंगे, जस्टिस देंगे, हम न्याय देंगे उसको उस हिसाब से। तो इस वजह से इसका एक पर्टिकुलर जो नाम है, जो नाम की वजह से हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम अब अगर कोई क्राइम हमारे अगेंस्ट में हो रहा है या हम कोई गुनाह हमारे साथ में हो रहा है तो हमको उस चीज़ का न्याय मिलेगा। अब हम न्याय के लिए जा रहे हैं, ना कि हम किसी को दंड दिलाने के लिए जा रहे हैं। हम हमारे न्याय का, हमारे हक का हासिल करेंगे जो भी कुछ है। और BNSS मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और नंबर ऑफ चेंजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ जो कि कल विक्टिम्स हो गए हैं, यानी जो जिनके साथ में गुनाह हुआ है उनके ऊपर, यानी जो हर चीज़ के लिए तुमको बेल मिल जा रही है, हर चीज़ के लिए तुमको आराम से, कितना भी गुनाह करो तुम आराम से छूट जाओगे, वो नहीं होगा। मतलब जैसे सामान्य जनता का जो विश्वास कानून पर से थोड़ा कमज़ोर हुआ था, वो भी मजबूत होने वाला है करने की न्याय से। हाँ, एक प्रयास किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि हाँ चलो, जो तुमको न्याय व्यवस्था कमज़ोर लग रही थी और
गुनहगारी बढ़ते जा रही थी, हो सकता है उससे अब थोड़ा हम कंट्रोल कर पाएँ। और बीएनएस में जितने 511 पहले सेक्शन थे आईपीसी में, उसको अब कम करते हुए 358 पे लेकर आए हुए हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हमने क्राइम्स कम कर दिए हैं या ऐसे उसको, बट कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो डिलीट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल 377 मींस अननेचुरल। ये ऐसे सेक्शंस कम क्यों किए होंगे? समझो पहले जो अननेसेसरी लग रहे थे, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से चले आ रहे थे, वो अननेसेसरी लग रहे थे उस टाइम से। उस वजह से क्या हुआ कि सेडिशन का, राजद्रोह नहीं है अब होगा ना, राजद्रोह के अगेंस्ट में अब क्या है, देशद्रोह की बात। राज नहीं है, अब ब्रिटिशर्स का राज नहीं है, अभी तो इसलिए डेमोक्रेसी है। सेडिशन जो सेक्शन था वो डिलीट किया गया है, वो एबॉलिश कर दिया। उसके बाद में 377 जो है अननेचुरल इंटरकोर्स बोला जाता है जिसको, उसको भी डिलीट किया गया है। 497A जो कि अडल्टरी का एक था सेक्शन, उसको भी डिलीट किया। और अब बहुत सारे जो डेफिनेशंस के थे, ये आईपीसी में पहले डेफिनेशंस ना देते हुए क्या किया गया था कि उनको सेक्शन के नाम दिए गए थे, बट नाउ सब के सब सेक्शन 2 में डेफिनेशन के अंडर में आते हैं। इस टाइप से बीएनएस को क्या बोलेंगे अपन, एक फ्रेमवर्क में लाया गया है। आईपीसी से बहुत ज़्यादा इजी वे में हम अगर समझा पाएंगे तो बीएनएस हमको बहुत ज़्यादा इजी वे में कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, इसलिए। एज अ लॉयर आपको इसमें कुछ ऐसी तकलीफ होने वाली है कि ये लॉ की स्टडी करने के लिए, क्योंकि इतने सालों से पुराने लॉ की प्रैक्टिस है, अभी नया एक कैसा एक हम लोगों का बोलने का एक अंदाज रहता था कि आईपीसी के अंडर में, अब ना अब बीएनएस थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप का हो जाएगा कि सेक्शंस, बट इट इज़ नॉट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो अब जो आगे चलेगा, अब आगे जितने भी क्रिमिनल जो इंसिडेंट्स होंगे उसके लिए ये केसेस, ये सेक्शंस लागू है, ये एक्ट्स लागू है। रेट्रोस्पेक्टिव तो है नहीं, तो पुराना जो है वो तो पुराने केसेस आज तक 1 तारीख तक के जो दर्ज थे वो आईपीसी के अंडर ही चलेगा, पुराने क्रिमिनोलॉजी के अंडर ही चलेगा। अभी तो ये आफ्टर 1 जुलाई ये अपना नया क्रिमिनोलॉजी जो बेस्ड हुआ है अभी ये जो नया कानून है, इसमें खास ऐसी कौन सी चीज़ है जो नए से ऐड की गई? हाँ, इसमें बीएसए मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस थे उनको हम लोग सेकेंडरी एविडेंस मानते थे पहले। नाउ ये अब इसमें बहुत बड़ा आमूलाग्र बदल किया गया कि वो जो भी जितने भी एविडेंसेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, वो प्राइमरी एविडेंस भी माने जाएंगे। और लेडीज़ के लिए क्या खास का अंतर ये प्रावधान है इसमें? लेडीज़ के लिए तो क्या है, रैपिड चलेगी ट्रायल्स, डिले नहीं होना चाहिए कोई भी मैटर्स में, और जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, यही गवर्नमेंट के विचार हैं। अब देखो उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है। कुछ 0 FIR के बारे में भी एडिशन हुआ है। जी 0 FIR का मतलब है कि कहीं भी तुम जहाँ पर भी तुम्हारे साथ में कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ घटना घटती है, तो तुमको ये एक लिबर्टी है कि तुम जो भी पास में तुमको पुलिस स्टेशन दिखता है वहाँ जाकर तुम तुम्हारी FIR दर्ज करो, और उनको लेना ही कंपलसरी है। और बाद में वो पर्टिकुलरली जो जुरिस्डिक्शन में तुम्हारे आता है कोई भी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर वो FIR ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए मैम, जब पुराने कानून थे उसमें जो रहता था गुनहगार, उसको हथकड़ी नहीं पहना सकते थे पुलिस, अब नए इसमें भी हथकड़ी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्शंस डाले गए हैं जो कि जिसमें हथकड़ी डालना एक प्रावधान दिया गया है BNSS में। अच्छा, तो वो किस चीज़ के लिए प्रावधान हुआ है? ग्रीवेंसेस टाइप के जो भी अक्यूज़ रहेंगे, जैसे जिनको भागने की संभावना लगती है, जैसे इस टाइप के जो भी अक्यूज़ होंगे, गुनहगार होंगे, उनको ऑब्वियस है कि उनके लिए हथकड़ी पहनाई जाए। तो एज एन लॉयर आपको क्या लगता है कि समाज के लिए ये कानून कैसा है? समाज मेरे हिसाब से तो एज़ पर माय पर्सनल व्यू काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस एज़ पर नहीं हुए हैं अगर हम पढ़ेंगे तो, बट
बस वही डिलीशन है जो अननेसेसरी चीज़ें थी, और जो नेसेसरी चाहिए था कि क्राइम्स ना बढ़े, क्राइम्स के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगे, उस टाइप का बना हुआ है। लेट्स होप फॉर बेटर कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो उस चीज़ का, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चले, और पब्लिक को भी उस चीज़ से निराशा ना हो।